हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? और हम लोग बात कर रहे थे 12th के सेक्शन में जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में हमने टर्मिनोलॉजी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और बेसिकली यहाँ से आपका एनसीईआरटी शुरू होने वाला है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है वो आपको पता है कि जेनेटिक्स की शुरुआत मेंडल साहब ने की थी। तो हम लोग आज स्टार्ट भी करने वाले हैं। हम लोग मेंडल साहब को स्टार्ट करते हैं आज और बात करने वाले हैं मेंडलिज्म की। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना है कि आपने एक लाइन सुना होगा, एक स्टेटमेंट है कि लाइक बिगेट्स लाइक। ऐसा आपने सुना होगा। इट मीन्स कि जो जैसा है वो वैसा ही पैदा करता है। इट मीन्स ये कि अगर कोई ह्यूमन है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कोई ह्यूमन ही होगा, कोई डॉग है तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो डॉग ही होगा। ये कहानी चल रही थी, ऐसा सब लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, बट ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था लोगों के पास कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसी कड़ी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी बातें कही और इस कहानी की शुरुआत एक्चुअली अगर हम सबसे स्टार्टिंग से बात करेंगे तो इस कहानी की शुरुआत करने वाले जो हैं उनका नाम है मेंडल साहब। मेंडल साहब का बर्थ जो हुआ है वो 20 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के चीकोस्लोवाकिया शहर में हुआ और बचपन की पढ़ाई जो बेसिक नॉलेज था उन्होंने बहुत ही प्राइमरी, चूँकि उनका जो फैमिली था वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का नहीं था तो बेसिक पढ़ाई उन्होंने करी। और फिर घर के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उनको एज अ मॉन्क ज्वाइन करना पड़ा, चर्च में एज अ पादरी उन्होंने ज्वाइन किया और इसी कॉन्सेप्ट पे उन्होंने काम करने की शुरुआत कर दी थी। हालांकि उनका जो काम है, जो बुक्स बताते हैं, जैसा कि आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो उनकी कहानी की शुरुआत 1856 में है, बट उन्होंने सोचना जो शुरू कर दिया था वो अराउंड 1850 के आसपास उन्होंने सोचना शुरू कर दिया और अपने काम को करने के लिए आसपास नज़र दौड़ाया। तो चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम करना था, इस कहानी को समझाना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने आसपास अपने देखा तो उन्हें सबसे जो सुटेबल मिला, जो प्लांट मिला, जिस प्लांट पे उन्होंने काम किया वो है पाइसम सटाइवम, यानी गार्डन पी प्लांट पे काम किया उन्होंने। गार्डन पी प्लांट सेलेक्ट करते टाइम मेंडल साहब के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। बातें बेसिकली कि क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। तो पी प्लांट सेलेक्ट करने के पीछे का जो रीज़न है वो बेसिक 3 रीज़न है कि पी प्लांट का सबसे पहली बात कि वो इजीली अवेलेबल होता है, दूसरी बात उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो शॉर्ट होती है और तीसरी बात कि उसमें विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या ट्रेड्स हमें बाहर से देखने पे सारी चीज़ें मिल जाती है। उस टाइम पे कहीं पे भी माइक्रोस्कोप नहीं था, हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, हमें बाहर से ही सब चीज़ों को देखना था, विजिबल सारी चीज़ें होनी चाहिए थी और ये सबसे सुटेबल मेंडल साहब को पी प्लांट ही लगा तो उन्होंने पी प्लांट पे काम किया। कहानी की शुरुआत हो गई मेंडल साहब की 1856 में। मेंडल साहब ने पी प्लांट पे 7 कैरेक्टर्स ले लिए, उसके 14 ट्रेड्स लिए और अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को वहाँ पे किया उन्होंने और फाइनली जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो 1863 में ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद उन्होंने जो भी कंक्लूज़न किया, बेसिकली उन्होंने 2 काम किए हैं, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। जो भी कंक्लूज़न आया उसको वहाँ पे जो लोकल मीडिया था, जो लोकल न्यूज़पेपर थे, वहाँ पे उन्होंने पब्लिश करवाया और ये पब्लिश करवाया था 1865 में। 1863 में कंप्लीट करने के बाद अराउंड 2 ईयर्स लग गए उनको सारे कंक्लूज़न देने में और 1865 में उन्होंने इस चीज़ों को पब्लिश करवाया। बट उस टाइम पे चूँकि लोग उनकी बातों को इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे तो जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे, जो भी रिसर्चर्स थे, उन्होंने मेंडल साहब की बातों को नकार दिया कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है या ऐसी बातें नहीं है। और ऐसा होता ही है। आप अभी भी अगर बात करो तो जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं किसी भी चीज़ पे, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट शायद थोड़ा आगे सोच के काम करते हैं, है ना। जैसे न्यूटन साहब ने जो बातें कही वो उस टाइम पे लोगों ने नहीं समझा और न्यूटन की बातों को उनकी जो बातें थी वो बाद में लोगों को समझ में आया। आइंस्टीन के साथ भी ऐसा हुआ। अभी आपको पता होगा एक ब्लैक होल पे कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं,
स्टीफन हॉकिंस, उनकी भी डेथ हो गई। और मुझे बहुत, मैं श्योरली आपको बता सकता हूँ कि आने वाला 100-200 साल बाद स्टीफन हॉकिंस के जो ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट हैं ये फिजिक्स में बहुत ही इवोल्यूशन लाने वाला है, बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। क्योंकि साइंटिस्ट जो काम करते ही हैं उस टाइम के लोगों को हर किसी के समझ की बात नहीं होती है। तो ऐसा मेंडल साहब का भी कहानी चला और फाइनली ये हुआ कि उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया लोगों ने, उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी और फाइनली 6 जनवरी 1884 को मेंडल साहब का डेथ हो गया। कहानी बहुत सारी थी लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, बातें कहीं भी नहीं पहुंची। फाइनली 3 अलग अलग कंट्री में 3 अलग अलग साइंटिस्ट 1901 में ह्यूगो डेवरिस, कार्ल कॉरेंस, टेशरमार्क ने उसी कहानी को, उसी चीज़ों को रीडिस्कवर किया। जब रीडिस्कवर किया तो उस टाइम तक मीडिया थोड़ा सा एडवांस हो गया था। जैसे आज हम बात करें, अगर हम आज इंडिया में बैठे हैं तो हम इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, ये सारी बातें हमें पता होती है। हमारे पास मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग आज के डेट में है। तो 1901 तक आते आते मीडिया भी थोड़ा सा बढ़िया आ गया था, उसकी पहुंच अच्छी तरीके से लोगों तक हो गया, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आने लगे। तो ह्यूगो डेवरिस, कार्ल कॉरेंस, टेशरमार्क ने भी अपने वर्क को वापस से क्या किया, पब्लिश करवाया। और होते होते इन तीनों की जो डिस्कवरी थी ये ऑस्ट्रिया पहुंचा। और ऑस्ट्रिया जब पहुंचा तो उस टाइम पे जो मेंडल साहब के टाइम पे जो बुज़ुर्ग थे, जो ज़िंदा थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कहानी तो हमारे यहाँ पे एक मॉन्क साहब थे, उन्होंने भी कहा था। फाइनली ये होता है कि तीनों साइंटिस्ट ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं, चेकोस्लोवाकिया आते हैं, उस चर्च में पहुंचते हैं और जब मेंडल साहब के वर्क को देखते हैं, उसके प्रिसीजन को देखते हैं, तो फाइनली ये होता है कि तीनों शॉक्ड हैं और फाइनली ये कहते हैं कि नहीं, हमसे ज़्यादा बेटर काम वही है लेकिन हमसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से मेंडल साहब ने किया है और मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी जाती है। तो कुछ बेसिक बातें जो मेंडल साहब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे और फिर हम लोग इसमें मेंडल साहब की कहानी को समझने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं, मेंडल साहब का पूरा नाम आपको बहुत अच्छे से पता है। मेंडल साहब का पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। अगर हम बात करें इनके बर्थ ईयर एंड डेट की, हालांकि ये कहीं पूछता नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पता होना चाहिए। जो इंसान ने आपके लिए इतना कुछ किया है, आप बहुत दे तो याद रख ही सकते हो। तो ये है 20 जुलाई 1822। अगर हम बर्थ प्लेस की बात करें तो बर्थ प्लेस है चेकोस्लोवाकिया, कंट्री है ऑस्ट्रिया। काम किस पे किया, वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम, यानी कि आप इसको बोलते हो गार्डन पी प्लांट। एक और पी के बारे में इस जेनेटिक्स में चर्चा है, जब हम लोग लिंकेज की बात करेंगे तो लथाइरस ऑडियोरेटस आएगा, स्वीट पी प्लांट बोलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटसन एंड पनेट के वर्क को, तो वहाँ पे वो स्वीट पी प्लांट है। हम लोग अभी गार्डन पी प्लांट की बात कर रहे हैं। बात करें तो टोटल कैरेक्टर एंड ट्रेड्स की
तो ये है 7 कैरेक्टर्स एंड 14 ट्रेड्स। हर कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स हैं, 14 ट्रेड्स। अब बात करें कि वर्क स्टार्ट कब करा था उन्होंने। वर्क स्टार्टेड, तो वर्क स्टार्ट करा उन्होंने 1856। वर्क कंप्लीट कब करा, वर्क कंप्लीटेड, तो वर्क कंप्लीट हो गया था 1863। 7 ईयर्स है और 7 कैरेक्टर्स भी है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। वर्क पब्लिश्ड, उन्होंने जनता को बताया कब, तो बताया 1865 में। ठीक है। मेंडल साहब का डेथ 6 जनवरी 1884। अगर हम बात करें वर्क रीडिस्कवर्ड, तो ये है रीडिस्कवर्ड किया 1901 बाय 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डावरेस, कार्ल कॉरेंस and third one is टेशरमार्क। एंड अगर मैं बात करूं तो जाने जाते हैं रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। अब ये बेसिक बातें हैं मेंडल साहब के बारे में। डायरेक्टली मैं मेंडल साहब के काम पे आपको ले चलूँगा, यानी कि मैं बात करने वाला हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आपको मैंने हाइब्रिड पहचानना भी सिखाया था। मोनो हाइब्रिड की बात हो रही है, बहुत सिंपल सी बात है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो चलो हम फटाफट मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम अगर डिफाइन करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस,
when we consider single character for the study of inheritance by a cross, then such cross is called monohybrid cross. सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करना है, डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे, दो कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे, ट्राई हाइब्रिड की अगर बात करें तो तीन कैरेक्टर कंसीडर करना है। तो मेंडल साहब के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। और हमारे पास जो कैरेक्टर है जिस पे मेंडल साहब ने काम किया था, तो कैरेक्टर है हमारे पास स्टेम हाइट। ये स्टेम हाइट पे मेंडल साहब ने काम किया था। और अगर इस कैरेक्टर की बात करें तो इस कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रेट्स हमारे पास है टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। अब अगर अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो थॉमस एंड मॉर्गन साहब ने हमें बताया इसके बारे में। जो डोमिनेंट होता है उसका फर्स्ट लेटर आप ले लो यहाँ पे, यानी टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल टी ले लो, और इसी का स्मॉल लेटर ये हम ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए लेने वाले हैं, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड में सिंगल कैरेक्टर चूज़ करना है, सिंगल कैरेक्टर दैट इज़ स्टेम हाइट, और इसी पे हमें पूरा का पूरा क्रॉस को देखना है। चूँकि आपको पता है जेनेटिक्स में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पेरेंट्स दो होंगे। चलो करते हैं इसको, देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। तो देखो हमने ले लिया पेरेंट, एक पेरेंट है हमारा मेल और सेकंड हमने ले लिया फीमेल। इसको आप बोलोगे क्या, तो इसको बोल दो पैरेंटल जनरेशन। ये हमारा पैरेंटल जनरेशन है। अब मेंडल साहब ने क्या किया, तो टॉल का प्योर फॉर्म, आपको पता है प्योर फॉर्म कैसे आता है, 7 जनरेशन तक कंटिन्यूअस सेल्फिंग करना पड़ेगा तो प्योर फॉर्म आएगा। तो मेंडल साहब ने क्या किया, ले लिया प्योर टॉल, एक पेरेंट में ले लिया प्योर टॉल और एक पेरेंट में ले लिया प्योर ड्वार्फ, ठीक है। प्योर टॉल, तो टॉल के रिप्रेजेंटेशन के लिए टी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। इधर से हो जाएगा हमारा स्मॉल टी, स्मॉल टी। कैरेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं जीन्स, आपको पता है जीन हमेशा पेयर में होता है, तो पेयर में हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमें गैमेट का फॉर्मेशन करवाना है, तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि हमारे बॉडी में या यहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पे होता है मियोसिस। एंड मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 2 फेज़ में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जो होता है वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। तो फाइनली मियोसिस बोलने का मतलब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 हुआ। तो अगर देखें यहाँ पे ध्यान से, तो ये होमोजाइगस पेयर है, और ध्यान में रखना है कि जब भी होमोजाइगस पेयर होगा तो गैमेट में एक ही को कंसीडर करो। हेटेरोजाइगस होता, अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों होता तो हम गैमेट्स में दोनों को कंसीडर करते। इस बात को ध्यान में रखना। अगर आप दोनों लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा, बट आसान रहे इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर होमोजाइगस पेयर है, प्योर फॉर्म में है, तो हम गैमेट्स में एक ही को कंसीडर करेंगे। तो हमारा गैमेट में यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल टी, ये मेल गैमेट हो गया। इधर से बात कर ले तो यहाँ पे भी मियोसिस करवाना पड़ेगा गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्मॉल टी, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल टी, ठीक है। ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन अगर करवा दें, फ्यूज़न करवा दें, आपको पता है ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, फ्यूज़न हुआ है, इसको हम नाम देते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग बोलने का क्या मतलब है आपको बेटर पता है। आउट ब्रीडिंग बोलने का मतलब है कि इन दोनों पेरेंट्स के बीच में 7 जनरेशन तक कोई भी कनेक्शन नहीं था, तो ऐसा जो ब्रीडिंग होता है दैट इज़ आउट ब्रीडिंग। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है वो देखो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हुआ और हमारे पास आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी।
और इसको हम कौन सा जनरेशन बोलते हैं, ये पेरेंटल नेक्स्ट जनरेशन को हम बोलते हैं F1 जनरेशन। आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें हमने टर्मिनोलॉजी में बहुत अच्छे से किया था। तो ये F1 जनरेशन आ गया। अब मेंडल साहब ने क्या किया, तो मेंडल साहब ने करवाया वापस F1 क्रॉस F1, जिसमें से एक फाइलस ले लिया और एक फीलिया ले लिया। आपको पता है अगर 7 जनरेशन के अंदर में क्रॉस होता है तो इसको हम नाम देते हैं इनब्रीडिंग, यानी यहाँ पे होने जा रहा है इनब्रीडिंग। चूँकि प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट के केस में हम वर्ड यूज़ करते हैं सेल्फिंग। अगर ये एनिमल का केस होता तो आपको बेटर पता होना चाहिए कि यहाँ पे वर्ड यूज़ हो जाता सिमेटिंग। ठीक है, अब क्या करना है, तो इस मेल फीमेल यानी F1 जनरेशन का मेल फीमेल ले लो वापस से, जैसे आपने पेरेंटल जनरेशन लिया था वैसे ही अब हमारे पास है F1 जनरेशन का मेल एंड इधर से हमारा फीमेल, ये भी F1 जनरेशन का हमने फाइलस फीलिया ले लिया। अब F1 जनरेशन में क्या आया है, तो हमारे पास आया है कैपिटल T स्मॉल t, ये है हमारा कैपिटल T स्मॉल t, ये भी है कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, अब कैपिटल T स्मॉल t आया, वापस से गैमेट बनाना है। आपको पता है गैमेट बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे मियोसिस किया था वापस से हम लोग मियोसिस करेंगे। लेकिन अब ध्यान दो ये हेटेरोजाइगस पेयर है, होमोजाइगस था हमने एक कंसीडर किया और आपको मैंने बोला कि अगर हेटेरोजाइगस पेयर है तो गैमेट में दोनों कंसीडर हो जाएगा, यानी इस बार हमारे पास 2 गैमेट बनेंगे। इधर भी सेम कहानी हो जाएगी, यहाँ पे भी मियोसिस करवाएं तो मियोसिस के बाद इधर भी 2 गैमेट बनने वाला है, कैपिटल T एंड स्मॉल t। एक गैमेट बना कैपिटल T स्मॉल t, इधर से भी बन गया कैपिटल T स्मॉल t। अब इस गैमेट को, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करवाना है, तो हमें करना क्या है, किसी एक को फिक्स कर लेंगे और उसका फिर फीमेल गैमेट से फ्यूज़न करवाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या इसको इससे फ्यूज़ करवाएंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों मेल गैमेट है और मेल गैमेट के बीच में फ्यूज़न नहीं हो सकता है, तो मेल गैमेट का फ्यूज़न फीमेल गैमेट से करवा दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो क्या होना है, इस कैपिटल T को हमने फिक्स कर दिया और इस मेल गैमेट का अब इस फीमेल गैमेट से फ्यूज़न करवाओ, हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा क्या, कैपिटल T कैपिटल T। अब इसी मेल गैमेट को इस दूसरे वाले फीमेल गैमेट से करवाते हैं, रिज़ल्ट आएगा हमारे पास कैपिटल T स्मॉल t। इस मेल गैमेट का दोनों फीमेल गैमेट के साथ हो गया। अब इस मेल गैमेट का इस दोनों फीमेल गैमेट से करवा के देखते हैं। तो चलो अब इसको हम फिक्स करते हैं। अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर स्मॉल t कैपिटल T, ऐसा नहीं लिखना है। अगर हमने कैपिटल लेटर को प्रायोरिटी दी है और हमेशा कैपिटल लेटर को ही पहले लिखना है तो हमें ऐसा कभी नहीं लिखना होगा। हम जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, हमें हमेशा इस तरीके से लिखना है। अब इसका इससे, यानी ये देखो हमारा सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन आने वाला है और ये आ गया स्मॉल t स्मॉल t। तो ये 4 कॉम्बिनेशन आए हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा जनरेशन है, तो आपको पता है ये है F2 जनरेशन। और इस F2 जनरेशन के बिहाफ पे मेंडल साहब ने क्या किया, तो हमें रेशियो दिया है। रेशियो जो दिया है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको रेशियो। सबसे पहले जो रेशियो मेंडल साहब ने दिया है उसको बोला है मेंडेलियन या बेसिक रेशियो।
मेंडेलियन रेशियो बोला या बोला है बेसिक रेशियो। उस टाइम पे मेंडल साहब ने फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो की बात नहीं की थी, ये बाद में टर्मिनोलॉजी आए हैं, जोहानसन ने दिया था। तो मेंडेलियन रेशियो, बेसिक रेशियो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिनोटिपिक रेशियो को। फिनोटिपिक रेशियो बोलने का मतलब है कि प्लांट बाहर से कैसा दिखेगा, आउटर इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा। तो अब अगर बात करो तो हमने कैपिटल टी से दिखाया था टॉल को, और आपको पता है ये डोमिनेंट है, तो बाहर से देखने पे प्लांट या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो ये अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा टॉल, यहाँ पे भी कैपिटल टी डोमिनेंट तो ये भी टॉल, यहाँ पे भी कैपिटल टी डोमिनेंट तो ये भी टॉल, और यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा था ड्वार्फ को। तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो होगा टॉल इज टू ड्वार्फ। आप ध्यान से देखिए, टॉल है 3, ड्वार्फ है 1, तो रेशियो आ गया हमारा 3:1 का। इसी को बाद में बोला गया है फिनोटिपिक रेशियो। अब जो सेकेंड रेशियो है जिसको आप जीनोटाइप के नाम से जानते हो, इसको मेंडल साहब ने बोला है रियल रेशियो। अब एक बात जो यहाँ पे ध्यान देना है, मेंडल साहब ने जो रियल रेशियो दिया है यानी जीनोटिपिक रेशियो दिया है वो F3 जनरेशन के बिहाफ पे दिया है, F2 जनरेशन के बिहाफ पे नहीं दिया। मेंडल साहब ने जब F2 जनरेशन को देखा तो मेंडल साहब थोड़ा शॉक थे कि यहाँ पे तो हमें टॉल आ रहा था, बाहर से देखने पे ये प्लांट जो था हमारा F1 जनरेशन वाला जो प्लांट था ये टॉल प्लांट था। फिर हम जब टॉल के बीच में क्रॉस करवाए, जब टॉल के बीच में क्रॉस करवाए तो ठीक है, चलो 3 टॉल तो आया, एक ड्वार्फ कैसे आ गया, ये मेंडल साहब के लिए थोड़ा शॉकिंग था। मेंडल साहब ने जब टॉल ड्वार्फ को क्रॉस करवा के F1 जनरेशन देखा तो टॉल आया, कहा हाँ चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये डोमिनेंट था तो इसने अपनी चीज़ें दिखा दी। लेकिन जब टॉल के बीच में क्रॉस करवाया तो अब जब मेंडल साहब को टॉल और ड्वार्फ दोनों मिले तो ये मेंडल साहब के लिए शॉकिंग था, इसलिए F3 जनरेशन में जाके और फिर F2 जनरेशन का रियल रेशियो दिया था। और रियल रेशियो दिया था तो बहुत सिंपल सी बात है, आप आराम से जान सकते हो, जब हम जीनोटाइप की बात करते हैं तो प्योर एंड हाइब्रिड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा, आप देखो रियल रेशियो में बात करें तो ये जो टॉल है आपको दिख रहा है ये होमोजाइगस पेयर है, और जब होमोजाइगस होता है तो प्योर बोलते हैं, इट मीन्स ये है प्योर टॉल, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब इसकी बात करो तो देखो हेट्रोजाइगस पेयर है, और हेट्रोजाइगस में आप हाइब्रिड वर्ड का इस्तेमाल करते हो, दैट इज़ द हाइब्रिड टॉल। यहाँ पे भी बात करें तो ये भी हो गया हाइब्रिड टॉल, और रिसेसिव तो हमेशा प्योर ही होता है, इट मीन्स प्योर ड्वार्फ। सो अगर हम रियल रेशियो की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्योर टॉल है हमारे पास 1, हाइब्रिड टॉल ये है हमारे पास 2 एंड प्योर ड्वार्फ ये है हमारे पास 1। सो रेशियो हो जाता है 1:2, 2:1। ये है हमारा रियल रेशियो जिसको आप जीनोटिपिक रेशियो के नाम से भी जानते हो। सो ये था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर आप चूज़ करोगे, उस कैरेक्टर के ट्रेड्स लोगे, अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन लोगे, और फिर जाके इस पूरे प्रोसेस को आप एज इट इज़, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि कोई भी स्टेप्स को मिस नहीं करना है, सो दैट जब आगे बात करोगे ना तो आगे आप स्टेप मिस भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इनिशियल कंडीशन में आप सारे स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो कीजिए और फिर रेशियो निकाल के देखिए, आपका रेशियो भी ऐसा ही आने वाला। आप किसी भी कैरेक्टर को ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जो 7 कैरेक्टर मेंडल साहब ने दिए थे वो कौन कौन से क्रोमोजोम्स पे थे, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट 3-4 ईयर में जो जेनेटिक्स में क्वेश्चन आए हैं वो ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कैरेक्टर्स कौन कौन से क्रोमोजोम पे है। मैं अभी आपको बस इतना बता रहा हूँ कि जो 7 कैरेक्टर हैं ये 7 अलग अलग क्रोमोजोम्स पे नहीं है, ये टोटल 4 ही क्रोमोजोम्स पे हैं। ये कौन कौन सा क्रोमोजोम है और कौन से क्रोमोजोम पे कौन से कैरेक्टर्स है इसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये F1 जनरेशन जो
कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, इसके लिए मेंडल साहब ने एक अलग से क्रॉस किया था जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस, ये जानने के लिए कि इसका जीनोटाइप क्या है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। बैक क्रॉस में 2 टाइप के डिफरेंट क्रॉस होते हैं, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप रेगुलरली सीक्वेंस में जब वीडियोस को देखेंगे तो बहुत आसानी से हर बात समझ में आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे की कहानी समझेंगे। थैंक यू सो मच।